हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जो कि है केटी भैया का प्लेटफॉर्म, केटी बिहार बोर्ड। तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर आज कहाँ पढ़ाने जा रहे हो। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चौथा जो चैप्टर है ना, क्लास 12 हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे बोलेंगे मास्टर आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाने जा रहे हो। देखो, इस वीडियो में कहानी का मतलब समझा देंगे, जिसको कि एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। ठीक है, इस कहानी में क्या क्या हो रहा है, कहानी तो ऐसे नहीं है लेकिन बोल रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है वो समझा देंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और जो जो वीवीआई सब्जेक्टिव है, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो वही सब पूछा जाएगा, उसे भी कंप्लीट करवा देंगे। तो बच्चे सोच रहे हैं मास्टर एक ही वीडियो में तीनों चीज करवा दोगे का। हम बोले कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो मास्टर बहुत अच्छे बोल रहे हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहले तो लेखक परिचय जानेंगे कि भैया हाँ कौन लिखे हुए हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये सब जानना तो बिल्कुल जरूरी है। बच्चों बोलेंगे हाँ मास्टर ये सब तो बताना पड़ेगा आपको, कि चैप्टर कौन लिखे हुए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ बताना जरूरी है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल बताएंगे भी। इधर आओ, ये क्या हो गया था, रुको एक मिनट, इसको हटाने दो। अरे हट जा सामने से। अब देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। कौन भैया? अर्धनारीश्वर। अगर पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है, तो बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? दिनकर जी द्वारा, दिनकर जी द्वारा। अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? दिनकर जी द्वारा। ठीक है, अच्छा अर्धनारी ईश्वर, इसमें कुछ पता चल रहा है? अर्धनारीश्वर नाम से पता चला कि कुछ ना कुछ आधा आधा हो रहा है, मतलब पुरुष और स्त्री का आधा आधा रूप, इस टाइप का चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो आगे चल के पढ़ते हैं क्या क्या है। बच्चे ना डेट याद करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर हमको ना डेट याद नहीं होता है कि कब जन्म हुआ था, कब निधन हुआ था। मत याद करो। बच्चे बोलेंगे मास्टर क्यों नहीं याद करो, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अरे डेट वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 को 3 को पूछा जाएगा, उससे ज्यादा पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने रहेगा, 100 में से काहे डेट वाला के पीछे पड़े हुए हो। बाकी देखो ना, 98 को देखो ना, बाकी 97 को, बाकी 95 को ऑब्जेक्टिव देखो ना तुम। तो डेट के पीछे क्या लगे हुए हो, डेट याद कर रहे हो फिर भूल रहे हो, याद कर रहे हो भूल रहे हो। अगर याद तुमसे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि मास्टर डेट हमसे नहीं याद रहा है, नहीं याद रहा, इग्नोर करो यार। डेट वाला एगो दूगो क्वेश्चन ही रहता है, अब तुम उसको लेके, इससे बढ़िया है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाने से बढ़िया है कि 5 को क्वेश्चन आगे याद कर लेंगे। क्या सही बोल रहे हैं ना? जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, देख लेना, जहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे ना, समझना कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जिस पॉइंट से पूछा जाएगा वहां पे मैं इसे इसे कर दूंगा। ठीक है, इससे समझ लीजिएगा। जैसे जन्म स्थान आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ था, बेगूसराय बिहार। अच्छा, बच्चे बोलेंगे मास्टर वो हमारे बिहारे के थे का। हम बोले बिल्कुल बिल्कुल बिहारी थे, एकदम बिहारी थे। रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? बिहारी थे, अपने बिहार के बेगूसराय से थे। कहाँ से थे भैया? बेगूसराय। बेगूसराय से अगर कोई है तो मैसेज करना भाई कि हाँ कि भैया हम बेगूसराय से है। कमेंट करना, कमेंट करना कि हम भैया बेगूसराय से, और रामधारी सिंह दिनकर का जो घर है वो हमारा आसपास में, या फिर हमको पता है कि उनका घर कहाँ पे है। तो सिमरिया, 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 सिमरिया बेगूसराय में उनका घर था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, सिमरिया, सिमरिया। अच्छा चलो ठीक, कहाँ था? सिमरिया ना, सिमरिया। इसको और छोटा करना पड़ेगा आई थिंक। जस्ट वेट 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 वेट, यहाँ पर इतना तक रहने देते। ठीक, तो उनका जन्म स्थान कहाँ था? बिहार में था, बिहार में था। ठीक, इनके माता जी का नाम क्या था? मनरूप देवी। माता जी का नाम क्या था? मनरूप देवी। किन के? रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। इंपॉर्टेंट उतना है लेकिन देख लेना, उतना भी नहीं है लेकिन है भी। यहाँ से इंपॉर्टेंट है और वो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आरंभिक शिक्षा वो गांव से किए थे। ठीक है, आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव से हुई थी। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा किए थे। ठीक है, 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि 1932 सॉरी, पूछा जाएगा कि बीए कहाँ से किए थे, बीए कहाँ से किए थे, तो बोलिएगा कि पटना कॉलेज से। बीए कहाँ से किए थे? पटना कॉलेज से। और प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ से आरंभ हुई थी? तो गांव से। ठीक है, और बीए कब किए थे? 1932 ईस्वी में। ठीक है, ओके, नीचे आते हैं। 1928 में वो मैट्रिक किए थे और बाद में वो बीए किए थे। इनके प्रमुख का, अब डेट मत याद रखना, डेट मत याद रखना, बस ये याद रखो कि प्रणभंग किनकी है, तो बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका, रेणुका किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। डेट नहीं याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ कि डेट पे मत जाना कि मास्टर डेट वो याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। हुंकार किनकी रचना है, ऐसा पूछा जाएगा कि हुंकार किनकी रचना है, रसवंती किनकी रचना है, कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, और रश्मि रथी किनकी रचना है, नील कुसुम किनकी रचना है, उर्वशी किनकी रचना है। उर्वशी याद रख सकते हो क्या कि बहुत फेमस है ये। ठीक है, VVI है तो याद रख लेना। 1961 में उर्वशी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्रमुख इनकी काव्य क्या है? प्रणभंग है, रेणुका है, इंपोर्टेंट है, हुंकार है, भी इंपोर्टेंट है, रसवंती इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इंपोर्टेंट है, रश्मि रथी इंपोर्टेंट है, उर्वशी इंपोर्टेंट है। नील कुसुम उतना इंपोर्टेंट नहीं है।
मिट्टी की ओर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI है। संस्कृति की 4 अध्याय अगर पूछा है कि किनकी रचना है तो बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर की। काव्य की भूमिका किनकी रचना, रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेखक परिचय बस इतना ही में खत्म। हम बोले हाँ बिल्कुल, लेखक परिचय इतना ही में खत्म हुआ आपका, ठीक है। लेखक परिचय इतना में खत्म। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे ऐसा ऐसा वाला दे दिया होगा कि देखो लेखक परिचय से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जहां जहां पे ऐसे बनाए हुए ना, जहां जहां पे ऐसे बनाए हुए सोच लेना कि यहाँ से पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि रश्मिरथी किनकी रचना है तो बोल दीजिएगा, बोल देना, अरे बोल देना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं भैया, अब आते हैं पॉइंट पे। अब स्टार्ट बच्चे उनके मास्टर क्या क्या इमोजी लेके आते हो। हमारा भैया देखेगा ना तो बोलेगा कि यहाँ पढ़ा नहीं रहे हो, और पापा मम्मी मेरी देखेगी तो बोलेगी क्या यहाँ पढ़ाई होता होगा। ये देखो तो ये कैसा एक छुछुनर का फोटो यहाँ पे लगा दिए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग। बोझ नहीं फील होना चाहिए कि अरे पढ़ने में बोझ फील हो रहा है। इसलिए हम कभी कभी इमोजी डाल देते हैं, कुछ कुछ उटपटांग फुटपटांग लिख देते हैं, कुछ बीच बीच में बोल देते हैं, कुछ मस्ती कर लेते हैं बीच बीच में, अलग टॉपिक छेड़ देते हैं। आई के लिए करा कि तोहनी के मजा है पढ़ाई करने में, ठीक है। बोरिंग फील नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। जिसको पढ़ाई में बोरिंग फील हो गया ना उसका पढ़ाई नहीं हो सकता है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग फील होना चाहिए, इंटरेस्टिंग। अगर जिसको बोरिंग फील हो रहा है कन्वर्ट करके इंटरेस्टिंग बनाओ उसको, ठीक है। इसलिए तो हम ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं कि एकदम मजा आ जाता है क्लास में, एकदम झूम जाता होगा सब, ये मास्टर हमको बहका देगा। ना ना, बहकाए कहला भाई, सुधरे कौन हो तुम लोग। और अब के ज़माने में सुधरल कौन रहता है जो हम भगाए किसी को। ऐसा मेरा कुछ, ओ गॉड यार, ऐसा मेरा कुछ मकसद नहीं कि हम किसी को बिगाड़े, ठीक है। सुधरा ही कौन है आज के इस ज़माने में जो हम बिगाड़े किसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब काम की बात करते हैं। प्रस्तुत जो निबंध है, ठीक है, क्या है, निबंध है। अगर पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर क्या है तो बोलिएगा निबंध। और पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर क्या है तो बोलिएगा निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, ठीक है। तो प्रस्तुत निबंध मतलब जो अर्धनारीश्वर है, प्रस्तुत निबंध जो है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई हुई है। प्रस्तुत जो निबंध है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत की मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर जी अपना मानचित्र आदर्श निरूपित करते हैं। मूलतः अर्धनारीश्वर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कौन रूप है, कल्पित रूप। 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 किनका है, शिव और पार्वती का। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका, अब यहाँ से आते हैं, जिसका आधा अंक पुरुष तथा आधा अंक नारी का होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है तथा एक का गुण दूसरे से दोष नहीं हो सकता है। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बल्कि उनके गुणों में अभिवृद्धि होगी। देखो ऐसा होता है ना कि अगर कोई ऐसा गांव में माना जाता है कि पुरुष में अगर नारी का गुण आ जाता है ना तो बोलता है कि देख देख देख, अपना घर के लोग का बात मानता है, ठीक है, अपनी वाइफ का बात मानता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो जैसे बोले कि वैसे ही वो करबे करेगा, ब्याह ही के लिए करबे किया है वो बात, ब्याह के बाद वो बातें नहीं मानता है दूसर के, अपने घर वाली की बात सिर्फ मानेगा। ऐसा होता है, अरे होता है, ठीक है। अगर कोई पुरुष कोई नारी का गुण ले लेता है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें कुछ हानि आ गया है या फिर वो अपना मर्यादा खो दिया, वो अपना इज्जत खो दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर कोई, अरे सीख रहे हो तो सीखो नहीं यार, अगर कुछ, हाँ अब ऐसा नहीं कि अब तुम पहन के निकल जाओ लेडीज वाला कुछ ये भी दिक्कतें हैं। हम ऐसे बात नहीं बोले, हम गुण की बात करें, ठीक है, कि उनसे सीखिए कुछ, ठीक है। आप उनको कुछ सिखाइए, आप उनसे कुछ सीखिए, इसकी बातें मैं कर रहा हूँ। ऐसा ना कि बिहान वाले कोई बोले कि हम चंदन टीका लगा के, ठीक है, यहाँ पे लगा लिए, ठीक है, इधर कुछ पहन के लटका लिए, इधर पहन के लटका लिए, पैर में कुछ पहन लिए, हाथ में कुछ पहन लिए, ड्रेसवा चेंज कर लिए, तो मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना करे भाई हम सिर्फ गुण का बात करें क्योंकि सिर्फ गुण लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना कोई भी, ठीक है। ओनली मैं गुण की बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप उनसे कुछ सीखिए, आप उनको कुछ सिखाइए, बस मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, बाकी आगे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हुई, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, तो आप बोल सकते हैं कि कृषि के विकास के बाद। जिंदगी 2 भागों में बट गई, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा कि कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हुई, जिंदगी 2 भागों में बट गई, ठीक है। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, दोनों अपने कर्तव्यों में विचलित हो गए, ठीक है। नर कर्कश और कठोर हो गया, ठीक है। युद्ध में रक्त बहाते समय उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है
उनका क्या होगा, और ना ही सिंदूर वालियों को इसका फिक्र था। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ कि जब कृषि का विकास हुआ उसके बाद मतलब युद्ध उद्ध वगैरह हुआ तो उसमें ना नर को फर्क ही नहीं पड़ता था कि हाँ कि हम मर जाएं या फिर कुछ खो ले, ठीक है, कि अगर हमें कुछ हो गया तो सामने वाला पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे घर के लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और ना ही इस बात का फर्क पड़ता था किनको, उनकी वाइफ को, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया हुआ है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच होकर न होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये बोल रहे हैं दिनकर जी, ठीक है। खैर, औरत जहाँ पे रहेगी वहां मार ना हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आज तक देखो ना, महाभारत कौन करवाया है, महाभारत किसके वजह से हुआ, महाभारत महाभारत किसके वजह से हुआ, लेडीज की वजह से ही हुआ ना। रामायण रामायण बोल रहे मतलब वो लंका वगैरह का वध जो हुआ वो किसके वजह से हुआ, सीता जी की वजह से हुआ। जितना भी होता है ना, क्या बताए, उसी सब की वजह से होता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे ना तो अभी जो नारी दल जो होगी वो कमेंट करेगी कि मास्टर सिर्फ हमको दोष क्यों दे रहे हो, तुम लोग कौन अच्छे हो। ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब अच्छे हैं, ठीक है, सब अपने अपने जिंदगी में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बाकी उस सब पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने की बात की है। उनके देखो ये जो अर्थनारीश्वर है ना, इसमें लास्ट में बताएंगे कि मेन बातें क्या क्या है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है जिन्होंने नारी जाति का सम्मान की बात की थी, ठीक है। कौन करते थे, गांधी जी नारी का बहुत सम्मान करते थे, मार्क्स बहुत सम्मान करते थे नारी का। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बदलाया गया है। देखो ये जो चैप्टर है ना अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर, ये जो चैप्टर है, ठीक है, अर्धनारीश्वर, इस चैप्टर में ना रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो है रामधारी सिंह दिनकर जी, वो बता रहे नारी के गुण की थोड़ा विख्यात तरीका से बताते हैं कि नारी के अंदर ये गुण होता है, ठीक है। बहुत लोग पुराने जमाने में नारी को कोई काम नहीं करने दिया जाता, नारी को ना एकदम कलंक मानते थे कि तुम है ना भिक्षुनी है, राक्षसनी है, फलाना है ढलाना है, पुराने लोग बोलते थे। पुराने जो कवि लोग थे कुछ थे ऐसे, ठीक है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी बोलते थे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नारी को पहले बहुत गलत माना जाता था कि इसका कोई काम नहीं, सिर्फ घर में खाना बनाने का काम है तुम्हारा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है तुम्हें, ऐसा पहले के जमाने में था। लेकिन अब के जमाने में नहीं है, अब के जमाने में है ही नहीं। अभी जाके देखो ना कि आजकल की जो लेडीज वगैरह होती है या फिर आजकल की जो फीमेल होती है वो भी जॉब करती है, जॉब, जी हाँ, जॉब करती है, अपना घर चलाती है। इन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि तुम्हें घर से बाहर निकालना ही नहीं है, तुम्हारा काम है खाना बनाना, खाना बनाओ बस, घर में पैक रहो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसा पहले के जमाने में था, लेकिन अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यार सोचो कि उस स्त्री पे क्या बीतता होगा जो पूरे दिन एक घर के कमरा में बंद रहती होगी, उसे कुछ नहीं करना है। अभी भी गांव देहात में होता है ना, गांव की जो बहुएं वगैरह होती है एकदम, सोचो कि तुम अगर हम हैं या फिर मेरे पापा या फिर कोई भी होते हैं जो जेंट्स लोग होते हैं, वो पूरे दिन घर से बाहर घूमते रहते हैं, इधर उधर, थोड़ा भी कुछ हुआ छत पे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, कहीं घूमने चले गए, ऐसा होता है। लेकिन नारी लोग को क्या होता है, एकदम पैक रहती है घर में। सोचो कि उनका जिंदगी कैसा होता होगा, सोचो सोचो कि किसी इंसान को अगर एक घर में पैक कर दिया जाए, अगर तुमको पैक कर दिया जाएगा ना तो सुबह से शाम तक रह नहीं पाओगे, ठीक है, भागोगे खिड़की उड़की तोड़ ताड़ के भाग जाओगे वहां से। सोचो कि जीवन भर उसी घर में पैक होकर रहना पड़ता है, जीवन पूरा बिताना पड़ता है उस घर में। क्या यार सैल्यूट है उस माँ को और उन लेडीज को जो पूरे अपने मतलब क्या वो अपना बहुत कुछ खो देती है, ठीक है, बहुत कुछ दुनिया देख नहीं पाती है ठीक से। लेकिन आजकल में मॉडर्न युग में ऐसा हो रहा है कि यहाँ की जो शहर वगैरह में जो लेडीज वगैरह रहती है वो इंजॉय करती है अपना जिंदगी, ठीक है, लेकिन गाँव में नहीं होता है ऐसा। गाँव की जो स्त्री वगैरह होती है वो नहीं कर पाती है उतना एंजॉय, वो अभी भी उस चीज़ को बहुत फॉलो करती है। गाँव में अभी भी तो देखो ना संस्कृति वगैरह इतना फेमस है, क्या ही बताया जाए। अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है गाँव में, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अभी किया जाता है, सब कुछ को माना जाता है, ठीक है। जो बहुएं हैं वो अपने जो भी होते हैं उनके सामने नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। अभी जो लेडीज़ वगैरह होगी वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती है, अपने मुंह से नाम नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट है, ठीक है। और यही तो भारत की खूबी है, यही तो भारत की खूबी है, ठीक है, इसलिए तो भारत प्रचलित है, ठीक है, इसलिए प्रचलित है इसी सब चीज़ के लिए कि अभी भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। जो पहले था वो अभी भी हम लोग अपना सभ्यता नहीं भूले हैं, ठीक है। और शहर की जगह डायरेक्ट बोलते एक कोहली छक्का मार छक्का, क्या यार रहने दो, तो रहे कोहली अनुष्का उधरे रह, हमारा गांव अच्छा है, रहने दो गांव भर में रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। चलिए उस सब बात की बात है, मतलब ये जो चैप्टर है ना इसमें बस इतना ही समझना है कि हाँ कि नारी के गुण को मतलब नारी के बारे में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं कि नारी पीछे है, ठीक है, या फिर नारी कोई काम नहीं कर सकती है, इस सब बताया गया है कि पहले के लोग ऐसा मानते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, नहीं नारी राक्षसनी है ना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। सोचो मतलब समाज का अगर गाड़ी चलाना है तो दो पहियों की जरूरत होगा, ठीक है, एक नर और एक नारी, सिर्फ नर से कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ नारी से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, दोनों का साथ चाहिए, ठीक है।
तो तब घर परिवार होता है ना कि घर वगैरह में अगर हो कुछ भी किसी को ऊंचाई तक भी जाना होता है तो किसी न किसी लेडीज का हाथ रहता है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ से ऊंचाई पे वो जा पाते हैं, ठीक है, बाकी बात की बात है। और ऐसा ना कि अब तो नहीं जाना कि हाँ कि मास्टर सही बोल रहे हो, हम मन कर रहा है कि ब्याह कर ले, जाके कर लो, जिंदगी बर्बाद करवाना है। चलो ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो जब भी नर नारी का बात किया जाए तो बोलना सीधे कि अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला हुआ था उनको, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण मिला हुआ था, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। एक बार बोलो, तुम भी बोल दो ना, बोल दो ना, हाँ हम नहीं देख रहे तुमको, ठीक है, फिर भी तुम बोल दो, बोलो, हाँ बोला, सुन लिए, चलो ठीक है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? सब बोलेगा मास्टर क्या पूछ रहे हो यार, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सब बोलेगा मास्टर बेगूसराय वाला। आप ही तो हमसे पूछेंगे कहाँ से हो तुम, बेगूसराय से हो तो कमेंट करो, ठीक है, तो बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय से थे, ठीक है। अर्धनारीश्वर में किस गुण की समन्वय है? ठीक है, क्या सिर्फ नारी के गुण की बात की जा रही है? ना ना। सिर्फ पुरुष? ना ना, नारी और पुरुष दोनों के गुण की बातें की जा रही है, यहाँ की नर और नारी दोनों समाज की दो पहिया है, ठीक है, दोनों के साथ से ही समाज चलेगा, किसी एक के होने ना होने से नहीं अच्छा ढंग से चल पाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को पहली कविता किस पत्रिका में, अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए छात्र सहोदर लिख देगा, देखो छात्र सहोदर, छात्र सहोदर, ठीक है, लो ये कौन है? ये तुम हो, ठीक है, तो छात्र सहोदर याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कहाँ, बोल एक बार तू, छात्र सहोदर। रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार पूछ रहे हैं, ठीक है, तो अब कोई में से कोई बोलेगा कि बर्बादी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि ना, समझ ना, भावना। रामधारी सिंह दिनकर ऐसा बोले थे कि अगर हाँ नर जो है, मतलब यदि जो पति है विचार है तो उसकी पत्नी भावना है, ठीक है, पत्नी भावना है, लेकिन आज के ज़माना में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आज के ज़माने में एकदम अपोजिट दोनों रहते हैं। वो बोलेंगे ऐसे किया जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोच रहे को फ्रिज ले ले, नहीं आएगा, वॉशिंग मशीन ले लेंगे, नहीं आएगा, भगवान तो हाथ में दे ले, हाथ से कपड़ा साफ करो, ऐसा होता है, ठीक है, खैर वो सब बात की बात है। अर्धनारीश्वर में किस विद्या का संबंध है? निबंध है, ठीक है, निबंध है, ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है, निबंध, ठीक है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है? कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो पता है सबको, कल्पित रूप है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी तो है, रश्मिरथी है, अब ये तो पढ़े हैं भैया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र भी उन्हीं की रचना है, जूठन इनकी रचना नहीं है, जूठन उनकी रचना नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? उर्वशी पे मिला हुआ था, उर्वशी पे, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, उर्वशी पे मिला हुआ था। किस पे? उर्वशी पे, बोल रहे हैं, एक बार बोल दो, हाँ बोलो, हाँ उर्वशी पे मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? ठीक से आवाज नहीं आ रहा है, बोलो एक बार। हाँ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया कौन चीज लिखा गया हुआ था युद्ध और शांति? तो कुरुक्षेत्र, युद्ध से रिलेटेड देखना, बोला कि अच्छा मास्टर कुरुक्षेत्र होगा ना, अच्छा युद्ध और शांति से रिलेटेड क्या लिखा गया था? तो कुरुक्षेत्र लिखा गया था। बोल दो ना एक बार, बोल दो फिर से, जोर से बोलो यार, इतना धीरे क्या बोल रहे हो, बगल में मम्मी है तो क्या हुआ, सुनेगी तो मम्मी को नहीं लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, बोलो जोर से, हाँ कुरुक्षेत्र, चलो ठीक है, सुन रहे हैं भाई, आवाज आ रहा है, तुम्हारा फोन हम हैक कर रखे हुए हैं। गंधारी किनकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? हम नहीं बताएंगे, इस पे आए भी नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन पे, डेट वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के ना, छायावादी के ना, छायावाद तोदर युग के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावाद तोदर युग के, बहुत अजीब नाम है ना, कोई बात नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? अब ये तो बताया था कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे, याद रखो। अरे रामधारी सिंह दिनकर की कृति है ना, क्या बोलो? हाँ कौन? संस्कृति के 4 अध्याय, बिल्कुल सही। हम बोले ना कि हाँ कि बोलो, आवाज आ रहा है तो सोचना कि हाँ कि मास्टर सुन रहा है हमारी बात, ठीक है, इसलिए बोलते बोलो, बोलो एक बार और कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी कृति है? बोलो, जोर से बोलो ना यार, नहीं खाना खाया होगा। रामधारी सिंह दिनकर, चलो ठीक। अब देखो सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत नहीं लाए हैं, बस 3 को सब्जेक्टिव लाए हैं, और ये 3 को सब्जेक्टिव इसी चैप्टर का जो बार बार पूछा जाता है, ठीक, बार बार पूछा जाता है। एक चीज और बता रहे हैं कि 5 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर के बारे में आपको क्या क्या पता है वो सब लिखना होता है। तो अर्धनारीश्वर कहानी के बारे में आपको जो कुछ भी पता है ना, अपना मन से बना के लिख लेना और कुछ नहीं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, ठीक है, VVI बोल सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ठीक है, बोले ना कि पहले के जमाने में नारी को तो वैल्यू ही नहीं था, सच बोल रहे हैं, लेडीज लोग कोई वैल्यू नहीं था, घर में खाना बनाओ उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। लेकिन आज ना, आज उल्टा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लव मैरिज वाला जो होता है, लव मैरिज वाला ओकरा साथ उल्टा होता है कि घर पे रेस्ट करेगी कौन, उनकी वाइफ, और बनाएगा खाना कौन, उसका हस्बैंड। नहीं बनाएगा तो कल बिया कर गया हमारा, ऐसा होता है। तुम बोल नहीं सकते हो किसी को जाके, हाँ कि पापा देखो ना, हम शादी तो हम कर लिए है लेकिन नहीं, हमको खाना बना के नहीं देती है, जाकर बोलो पापा को, पापा मारेंगे उधर से लाठी लेके गया। कहा अच्छा हम बोले तो तेरा बिया करने के लिए, हमको पता था पहले से, हम कुछ नहीं जानते, हमरा पर कॉल मत कर, हमको मत बोल, तू बिया किया है तू जान। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार हुआ। ठीक है, और इसमें डिटेल पे में और लिखा गया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष घर से बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। ठीक है, बच्चों बोलेंगे मास्टर तनख्वाह देने के लिए लगा है ना कि मंत्र पढ़े हो, हम मंत्र पढ़े। प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग क्या है? अब देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर कहानी से आप, या फिर अर्धनारीश्वर से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, जो अर्धनारीश्वर है उसमें क्या क्या मेन बात है वो सब आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है वो एकदम रट लो, समझ लो, कुछ भी कर दो इसके साथ। ठीक है, तो और ये क्या है, ऑल दी वेरी वाला बेस्ट। ओके प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, थोड़ा मुस्कुराते रहो जिंदगी में। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराते रहो जिंदगी में, और खुद को थोड़ा एकदम एनर्जेटिक मोड में रखो ना। एनर्जेटिक मोड मतलब मोटिवेशन की अगर कमी हो रहा है तो वीडियो देख के अगर मोटिवेट हो रहे हो तो देखो। ठीक है, बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि वीडियो मत देखो, वीडियो से कै मिनट तक मोटिवेट रहोगे, कै दिन तक, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन के बाद फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, ऐसा बहुत बोलते हैं। अरे 2 दिन मोटिवेट रहोगे ना, फिर तीसरा दिन डिमोटिवेट होने रहोगे, फिर वीडियो देख लो। अगर किसी चीज़ से हमको फायदा हो रहा है, वीडियो देखने से हमको फायदा हो रहा है तो हम देखेंगे, क्या ना देखेंगे। बोला कि इंटरनली तुम मोटिवेट रहो। अरे हम इंटरनली नहीं मोटिवेट हो पा रहे हैं भाई बात, तो हम कहला जाए उतना दिमाग लगाने, हम वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हैं, देख लेंगे, चलो 2 दिन मोटिवेट है, फिर तीसरा दिन फिर देखेंगे, फिर मोटिवेट होंगे। ऐसा नहीं करना है कि हाँ कि अब इंटरनली मोटिवेट करने के चक्कर में खुद को अब लगा दिए 2-3 साल, हाँ कि हम 2-3 साल जब तक हमको ठेस नहीं लगेगा तब तक हम अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वीडियो देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो मोटिवेट होइए, देखिए वीडियो। ठीक है, 2 दिन बाद डिमोटिवेट होता है, फिर दूसरा दिन वीडियो देखिए, फिर 2 दिन मोटिवेट रहिए, करते 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 इससे वीडियो ही देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है। इसको गलत तरीका से ना लिया जाए कि हम वीडियो देख लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है भैया, अब जाके ठीक है, अब जाके आपको जो ये PDF मिलेगा ना, आपको जो PDF मिलेगा, PDF को खुद से पहले पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, मतलब इस अर्धनारीश्वर कहानी को फिर से पढ़ लेना। आपको लगा होगा कि मास्टर इतना शॉर्टकट में पढ़ा दियो, हाँ जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जिनको ज़्यादा गहराई में पढ़ना है वो जाके बुक रीडिंग दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब पता चले कि हम पूरा बुके यहाँ पे अगर पढ़ाने लगे तो 2 घंटा तो उसी में निकल जाएगा समझाने में। जो बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बातें हैं वो मैं बोल ही दिया हूँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट था बताया था। बचा ही क्या, समरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बस इतना ही तो होता है। किसी भी हिंदी का चैप्टर है तो उसमें यही होता है। तो अभी हम लोग 4 चैप्टर पढ़ रखे, इससे पहले 3 चैप्टर हो रखे हैं। ठीक है, जिसमें बातचीत उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति हम लोग देख रखे हैं, और ये चौथा रहा आपका अर्धनारीश्वर। अगर ये भी आप कंप्लीट कर लिए तो वेट कीजिए, 5वां जाके देखिए, अगर आ गया वीडियो तो जाके देख सकते हैं, या फिर वेट कीजिए, 5वां जल्दी आने वाला होगा। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को ढेर सारा प्यार और ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, लव यू ऑल।